चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन miscellaneous exercise example number 41. If R1 and R2 are equivalence relation on a set A, show that R1 intersection R2 is also an equivalence relation. देखो क्या है क्वेश्चन, R1 और R2 इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो हमें शो करना है इन दोनों की इंटरसेक्शन भी इक्विवेलेंस होनी चाहिए. इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन. ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे. तो सबसे पहले हम इसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे. देखो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ए R1 इंटरसेक्शन R2 में होना चाहिए. ये प्रूफ करना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव के लिए. तो लेट करते हैं, सबसे पहले ए एलिमेंट लेते हैं. देखो ये जो ए लेंगे ना एलिमेंट, ये सेट में लेंगे, बिलोंग्स टू ए. अब देखो R1 और R2 दोनों रिफ्लेक्सिव है. R1 और R2 क्या है, रिफ्लेक्सिव. अगर R1 रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि इक्विवेलेंस लिखा हुआ ना, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. तो R1 क्या है, रिफ्लेक्सिव. तो हम लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू R1. तो हम यहां लिखेंगे ए बिलोंग्स टू R1 एंड, और आप देखो R2 भी इक्विवेलेंस दिया हुआ है, तो R2 भी रिफ्लेक्सिव हो जाएगा. ए बिलोंग्स टू R2. आपने क्या रीजन देना, बिकॉज ये साइड में कर लो, ये रफ है. R1 एंड R2 आर बोथ इक्विवेलेंस, या रिफ्लेक्सिव कह लो या इक्विवेलेंस कह लो, एक ही बात है. आर बोथ रिफ्लेक्सिव. ठीक है. अब ये जो इंटरसेक्शन होता है ना, इंटरसेक्शन को हम एंड ही बोलते हैं. इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं, एंड. तो ये बनेगा ए. आप क्या करो, देखो ए बिलोंग्स टू और ए बिलोंग्स टू दोनों में सेम है, तो ये कॉमन निकाल लो. ये बाहर निकाल दिया, अब पीछे क्या बचेगा, R1. एंड क्या होता है, एंड मैंने अभी बताया इंटरसेक्शन और R2. समझ आई ये बात. ए बिलोंग्स टू और ए बिलोंग्स टू, ऐसा मान लो कि ये कॉमन निकाल लिया, तो पीछे बचेगा R1. एंड होता है इंटरसेक्शन और R2. तो कर दिया प्रूफ. तो इसका मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 क्या हो गया, इज रिफ्लेक्सिव. अब नेक्स्ट प्रूफ करेंगे सिमेट्रिक. देखो सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना होता है, हमें प्रूफ करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 सिमेट्रिक होना चाहिए. यही करना है ना प्रूफ. तो हमें इसके लिए यह प्रूफ करना पड़ेगा, अगर ए बी R1 इंटरसेक्शन R2 में है, तो इसका उल्टा भी होना चाहिए. उल्टा क्या होगा इसका, बी ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2. सिमेट्रिक का यही मतलब होता है ना. तो यहां पे कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स हैं. तो लेट करते हैं ए बी हम लेंगे सेट में. सेट है हमारा ए, बिलोंग्स टू ए. देयरफॉर अब देखो ये चीज हम गिवन लेंगे और ये प्रूफ करेंगे. ठीक है, ये गिवन लेंगे, ये प्रूफ करेंगे. तो क्या लिखेंगे, ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2. अब इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए बी बिलोंग्स टू R1. इंटरसेक्शन क्या होता है, एंड. ए बी R1 में भी होगा और ए बी R2 में भी होगा, एंड ए बी बिलोंग्स टू R2. यहां तक समझ आई. अब देखो R1 क्या दिया हुआ है, R1 और R2 दोनों इक्विवेलेंस है. तो अगर R1 इक्विवेलेंस मतलब R1 सिमेट्रिक है. अगर ए बी R1 सिमेट्रिक है, तो हम ए बी को क्या लिख सकते हैं, बी ए बिलोंग्स टू R1, एंड इसको भी हम लिख सकते हैं बी ए बिलोंग्स टू R2. क्या रीजन देना, बिकॉज R1 R2 आर बोथ सिमेट्रिक. इक्विवेलेंस बोला है ना क्वेश्चन में, तो इसलिए हमने ये डेफिनेशन लगा दी. ठीक है. अब आप क्या करो, दोनों में बी ए कॉमन है, ये बाहर निकालो. यहां क्या, और ये बिलोंग्स टू भी दोनों में कॉमन. तो यहां ब्रैकेट में क्या, ये देखो ये दोनों बाहर आ गए, इतना बाहर आ गया. अब यहां बचेगा R1. एंड क्या होता है, एंड होता है इंटरसेक्शन, और क्या बचेगा R2. तो देखो हमने ए बी लिया था, ए बी लिया और बी ए प्रूफ कर दिया. तो ये हो गया हमारा R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्रिक. अब नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांजिटिव.
देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, ये एन लिखा है एन। ट्रांजिटिव क्या होता है, देखो यहां पर ये रफ में बता रहा हूं पहले। अगर ए बी और बी सी R1 इंटरसेक्शन R2 में है तो हमें प्रूफ करना है कि ए सी R1 इंटरसेक्शन R2 में होना चाहिए। समझ आई? अगर ए बी और बी सी R1 इंटरसेक्शन R2 में है तो ए सी भी इसमें होना चाहिए। तो ये चीज हम गिवन लेंगे और ये प्रूफ करेंगे। तो देखो कैसे, यहां पे कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं। तो लेट ए बी सी बिलोंग्स टू ए। अब हम ये गिवन लेंगे और ये प्रूफ करेंगे। देयरफॉर ए बी बी सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। हमें क्या प्रूफ करना है कि ए सी R1 इंटरसेक्शन R2 में होना चाहिए। देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि ए बी बी सी बिलोंग्स टू R1, ये R1 में भी होगा एंड इंटरसेक्शन क्या होता है एंड ए बी बी सी बिलोंग्स टू R2, ये इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप देखो ये गिवन है कि R1 और R2 दोनों ट्रांजिटिव है। R1 और R2 आर बोथ ट्रांजिटिव। इक्विवेलेंस लिखा ना, इक्विवेलेंस का मतलब ही ट्रांजिटिव, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है। R1 और R2 बोथ ट्रांजिटिव। देखो अगर कोई रिलेशन ट्रांजिटिव हो जैसे R1, तो क्या होता है, अगर ए बी R1 में है बी सी R1 में है, तो अगर ट्रांजिटिव है तो ए सी भी R1 में होगा, है ना। तो आप यहां देखो अगर ए बी R1 में है बी सी R1 में है तो ए सी भी R1 में होगा, है ना। तो यहां भी वही है, ये ट्रांजिटिव है तो ए बी बी सी R1 में, तो क्या आएगा उसका आंसर, ए सी बिलोंग्स टू R1। एंड इसी तरह R2 भी ट्रांजिटिव है तो हम क्या लिखेंगे, ए सी बिलोंग्स टू R2। तो अब हम दोनों में ए सी और ए सी कॉमन निकाल लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए सी बिलोंग्स टू कॉमन निकाल लिया, यहां बचेगा R1 एंड होता है इंटरसेक्शन और R2। तो देखो हमने ये ली साइड ली थी और ये प्रूफ कर दी, तो हो गया प्रूफ। क्या लिखेंगे हम यहां पे, R1 इंटरसेक्शन R2 इज ट्रांजिटिव। तो हेंस R1 इंटरसेक्शन R2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हो गया हमारा प्रूफ। एग्जाम्पल नंबर 42 है हमारे पास। लेट R बी अ रिलेशन ऑन द सेट A of order pairs of positive integers defined by xy related to uv if and only if xv equal to yu show that R is an equivalence relation। देखो क्या कहता है, हमारे पास एक रिलेशन डिफाइंड है ऑर्डर पेयर्स का, ठीक है, और वो ऑर्डर पेयर्स किस में है, सेट ए में। कहता है अगर एक्स वाई रिलेटेड है यूवी से तो इफ एंड ओनली इफ को ऐसा भी लिखा जा सकता है, इफ एंड ओनली इफ एक्स वी इक्वल टू वाई यू। हमें शो करना है ये जो आर है ये इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे। अब पहले ना मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो अगर हमारे पास होता है ए बिलोंग्स टू आर, है ना, तो ये रिफ्लेक्सिव होता है ना रिफ्लेक्सिव। देखो इसको ना हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए रिलेटेड टू ए रिलेटेड टू ए, एक ही बात है। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है। अब यहां ध्यान दो, ये जो है ना इसको ए पढ़ो और इसको बी पढ़ो, मतलब यहां पे जो एक्स वाई है ना ये ए है, ठीक है। तो मतलब एक्स वाई रिलेटेड टू, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ये ए और ये भी ए, एक्स वाई रिलेटेड टू एक्स वाई, ये चीज हमें प्रूफ करनी पड़ेगी। नहीं समझे मेरी बात, इसमें जो ये जो ए है ना ये ए एक्स वाई की फॉर्म में है, ठीक है। यहां पे जो ए एलिमेंट है वो एक्स वाई की फॉर्म में है, ऐसा एलिमेंट है, और ये भी एक्स वाई की फॉर्म में है। मतलब यहां पे ऑर्डर पेयर्स दिए हुए हैं, इसको आप ए और बी पढ़ सकते हो, जैसे होता है ना ए बी बिलोंग्स टू आर, है ना। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए रिलेटेड टू बी लिख सकते हैं ना। इसमें जो ये जो हमारा एक्स वाई है
ये जो एक्स वाई ये ए है, ठीक है, और जो हमारा बी है वो यहां पे यू वी है, ठीक है। अब देखो करना क्या, हमें प्रूफ करना है इसको रिफ्लेक्सिव। क्या प्रूफ करना है? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ता है कि ए बिलोंग्स टू आर। उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए रिलेटेड टू ए। तो यहां पे ए जो है एक्स वाई और ए जो है एक्स वाई, ये चीज हमें प्रूफ करनी पड़ेगी, ठीक है। अब डेफिनेशन देखो, अगर एक्स वाई, जैसे यहां देखो, अगर एक्स वाई रिलेटेड टू यू वी है तो डेफिनेशन में क्या हुआ, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया, इसका पहला और इसका लास्ट, एक्स वी, और इन दोनों में सेकंड और पहला मल्टीप्लाई किया, देखो वाई यू। अब हमें प्रूफ करना है कि एक्स वाई रिलेटेड टू एक्स वाई, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पहला और इसका लास्ट, देखो मैं यहां पर यही कर रहा हूं, पहला और लास्ट, और यहां पे देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, दूसरे और पहले को, तो इसमें दूसरा कौन होगा, ये, और पहला होगा ये। तो ये चीज हमें प्रूफ करनी पड़ेगी। तो देखो कैसे करेंगे, लेट करते हैं, हम एक एलिमेंट लेते हैं ना यहां पे ए, वो यहां पे ए होगा एक्स वाई, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए में लिखना, ऐसे लिखना, ठीक है। ऑर्डर पेयर हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट में होते हैं। अब आपने लिखना है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है एक्स वाई रिलेटेड टू एक्स वाई, ठीक है। ये कब होगा, जब एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स होगा। क्या ऐसा होता है, एक्स वाई और वाई एक्स इक्वल होता है? तो ये हो गया प्रूफ, आर हो गया रिफ्लेक्सिव। आपको मेरी बात समझ आई? मुझे नहीं लगता। देखो मैं दोबारा कोशिश करता हूं, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें प्रूफ करना है कि ए रिलेटेड टू ए है यहां पे एक्स वाई और ए है एक्स वाई, ठीक है। अब डेफिनेशन कहती है एक्स वाई रिलेटेड टू यू वी कब होगा, जब एक्स को वी से मल्टीप्लाई करेंगे और वाई को यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा एक्स और ये था हमारा वी, इसको यू वी पढ़ो, यू वी, ठीक है। तो एक्स वी देखो क्या है यहां पे, वाई एक्स वी, फिर वाई यू है एक्स, तो वो हो गया एक्स की जगह यू डाल दिया। अब एक्स वाई और वाई एक्स बराबर होते हैं या नहीं होते? 2 into 3 और 3 into 2 इक्वल होते हैं ना, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब आ जाओ सिमेट्रिक पे। देखो अब ध्यान से सुनना, सिमेट्रिक के लिए क्या प्रूफ करना होता है कि अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है तो बी ए, इसका उल्टा भी होना चाहिए, अगर ए बी आर में है तो बी है आर में होना चाहिए। इसको ना हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए रिलेटेड टू बी, या इसको लिख सकते हैं बी रिलेटेड टू ए, ठीक है। ए रिलेटेड टू बी या बी रिलेटेड टू ए। यहां पे जो ए है ना वो एक्स वाई है, ध्यान से सुनो, एक्स वाई रिलेटेड टू बी जो है यहां पे यू वी है, ठीक है, और बी है यहां पे यू वी रिलेटेड टू ए है यहां पे एक्स वाई। मतलब हमें सिमेट्रिक के लिए ये चीज गिवन लेंगे और ये प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे, कितने एलिमेंट्स हैं यहां पे, 2, लेट एक्स वाई और यू वी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, देयरफॉर ये चीज गिवन लेंगे और ये प्रूफ करेंगे, एक्स वाई रिलेटेड टू यू वी, ठीक है। अब डेफिनेशन देखो क्या कहती है, अगर एक्स वाई यू वी से रिलेट कर रहा है तो क्या होगा, एक्स वी इक्वल टू वाई यू, एक्स वी इक्वल टू वाई यू, ठीक है। हमें ये चीज प्रूफ करनी है, क्या प्रूफ करनी है कि एक्स यू वी रिलेट करना चाहिए एक्स वाई से। ये कब करेगा, देखो डेफिनेशन देखो, पहला और लास्ट वाला मल्टीप्लाई करना है और दूसरा और पहला मल्टीप्लाई करना है। देखो एक्स पहला और लास्ट मल्टीप्लाई हुआ है और दूसरा और पहला मल्टीप्लाई हुआ, तो इसमें पहला है यू और लास्ट है वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पहला और लास्ट, यू वाई, यहां पे मैंने गलत लिख दिया ना, ये यू था, देखो ना एक्स वी इक्वल टू वाई यू था, पहला और लास्ट मल्टीप्लाई करना है और इसमें दूसरा और पहला मल्टीप्लाई करना है। समझ आ रही है ना, यही करना है ना, पहला और लास्ट क्या मल्टीप्लाई, दूसरा और पहला वाई यू, तो वी एक्स, ठीक है। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं तो ये प्रूफ हो जाएगा, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि यू वाई इक्वल टू वी एक्स तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो देखो कैसे,
इसमें मैं वाई यू को पहले लिख दूं और एक्स वी को बाद में लिख दूं, कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? अच्छा, अगर मैं वाई यू को यू वाई लिख दूं और एक्स वी को वी एक्स लिख दूं, चलेगा ना? वाई यू को यू वाई लिख दिया और एक्स वी को वी एक्स लिख दिया, देखो हो गया प्रूफ। यही करना था। तो इसका मतलब यू वी रिलेट करेगा एक्स वाई से, यू वी रिलेटेड टू एक्स वाई, तो हो गया हमारा आर ए सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव ध्यान से समझना, ठीक है? ट्रांजिटिव क्या होता है? देखो, ए बी अगर आर में है, बी सी आर में है, तो ए सी आर में होना चाहिए, है ना? मतलब इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, विच इंप्लाइज ए रिलेटेड टू सी, ठीक है? यहां पे जो ए है ना वो एक्स वाई है, यहां पे ए को एक्स वाई बोला गया और बी को यू वी बोला गया है, ठीक है? फिर बी जो है, बी देखो सेम है, बी हो गया यू वी रिलेटेड टू, और सी को कुछ भी ले लो, सी को कुछ नया ले लेते हैं, सी क्या ले ले, एम एन ले ले, एम एन ले लेते हैं, ठीक है? विच इंप्लाइज ए देखो क्या लिया हमने, एक्स वाई रिलेटेड टू सी, सी देखो हमने क्या लिया, ये बी था ये सी था, सी हमने लिया एम एन। मेरी बात समझ आ रही है? मतलब हमें ये चीज गिवन लेंगे और ये चीज प्रूफ करेंगे। तो देखो कितने एलिमेंट है यहां पे, 3 एलिमेंट है। लेट एक्स वाई यू वी और तीसरा कौन सा लिया, एम एन, बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, ठीक है? अब ये चीज मैं गिवन लूंगा, ये गिवन लेंगे और ये प्रूफ करेंगे, ठीक है? ये चीज गिवन लेंगे, देयरफॉर एक्स वाई रिलेटेड टू यू वी एंड दूसरा हमने क्या लिया, यू वी रिलेटेड टू एम एन, ठीक है? हमें प्रूफ करना है कि एक्स वाई एम एन से रिलेट करना चाहिए। वो देखो कैसे होगा, पहले डेफिनेशन पे आ जाओ। डेफिनेशन देखो क्या कहती है, अगर आप डेफिनेशन पे एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, अगर एक्स वाई यू वी से रिलेट करती है तो एक्स वी इक्वल टू वाई यू है, ठीक है? मैं आपके लिए यहां पे अच्छे से लिख देता हूं जिससे आपको क्लियरली दिखे। ये देखो मैं यहां लिख रहा हूं, अगर एक्स वाई यू वी से रिलेट करता है तो डेफिनेशन कहती है एक्स वी इक्वल टू वाई यू, ठीक है? तो यहां पे लिखेंगे हम एक्स वी इक्वल टू वाई यू, यहां तक समझ आ गया? एंड अगर यू वी एम एन से रिलेट करता है तो डेफिनेशन क्या बनेगी, आप देखो यहां पे क्या हुआ, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, इसका पहला इसका लास्ट, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, एक्स वी वाई यू, तो इसमें क्या होगा, इसका पहला और लास्ट मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा, यू एन, ठीक है? और इसका दूसरा और पहला मल्टीप्लाई हुआ, देखो वाई यू, तो वी एम, समझ आया? मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई किया और इसको मल्टीप्लाई किया, यहां तक समझ आ गई? अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि एक्स वाई रिलेट करना चाहिए एम एन से। वो कब करेगा, मतलब उसके लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा इसका पहला एक्स एन इक्वल टू वाई एम होना चाहिए। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं तो ये प्रूफ हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? अब हमें क्या प्रूफ करना है, एक्स एन इक्वल टू वाई एम। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं एक्स एन और वाई एम इक्वल है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि एक्स वाई एम एन से रिलेट कर रहा है। तो कैसे करेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन लो, इसको सेकंड इक्वेशन लो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय सेकंड, ठीक है? फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, दोनों को मल्टीप्लाई, इन दो इसको मल्टीप्लाई, इसको इससे और इसको इससे, ऐसे ही होते हैं ना मल्टीप्लाई, एक्स वी इंटू यू एन इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे, इक्वल टू वाले को इक्वल टू से, वाई यू इंटू वी एम। अब देखो यहां पे ये हमारा क्या कैंसिल हो रहा है, ये v और v कैंसिल, u और u कैंसिल, क्या बचा, एक्स एन इक्वल टू वाई एम। देखो वो मैंने पहले से लिख के रखा, यही प्रूफ करना था। इसका मतलब एक्स वाई रिलेटेड टू एन एम,
एक्स वाई रिलेटेड टू एन एम। ठीक है, ये मत लिखना, ये कुछ नहीं लिखना, ये सारा रफ है। तो आर हो गया हमारा, अब लास्ट में यहां जगह है, यहां लिख देता हूं, आर हो गया, आर इज ट्रांजिटिव, तो हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब मुझे पता नहीं आपको समझ आई नहीं आई, पर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये होगी हमारी एग्जाम्पल 42 कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 43 है हमारे पास। लेट एक्स दिया हुआ है, 1 से लेकर 9 तक एक सेट है। R1 यहां पे डिफाइंड है, R1 बी अ रिलेशन इन X गिवन बाय R1 इक्वल टू एक्स वाई, एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 3। देखो यहां पे R1 क्या डिफाइंड किया है कि एक्स वाई का जो डिफरेंस है वो 3 का डिविजिबल होना चाहिए। और R2 अनदर रिलेशन, ये क्या डिफाइंड किया गया है, एक्स वाई कहता है एक्स वाई 147 का सबसेट है, एक्स वाई 258 का सबसेट है, एक्स वाई 369 का सबसेट है। तो शो करो R1 इक्वल टू R2 होना चाहिए। देखो सबसेट बता देता हूं मैं क्या होता है। सबसेट जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता उसको लिए भी अच्छी बात है। अगर A दिया हुआ है 1 2 3 और B दिया हुआ है 1 2 3 4 5, A के सारे एलिमेंट्स B में प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे A इज ए सबसेट ऑफ B। ठीक है, अब यहां पे बेसिकली हमें प्रूफ करना है R1 इक्वल टू R2। देखो अगर हमें प्रूफ करना हो A इक्वल टू B, आपने 11th क्लास में सेट्स में पढ़ा था, अगर A को B के इक्वल प्रूफ करना है तो हमें यह प्रूफ करना पड़ेगा A B का सबसेट है और B A का सबसेट है। ठीक है, तो ये कैसे प्रूफ होता है, हमें यह प्रूफ करना पड़ता है कि अगर X A में है तो प्रूफ करो X B में होना चाहिए। ठीक है, ये प्रूफ करने की कंडीशन है। तो हमें यहां प्रूफ करना है R1 इक्वल टू R2, तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा R1 R2 का सबसेट है और R2 R1 का सबसेट है, तो फिर ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले करते हैं, यहां पे देखो R1 में कैसे एलिमेंट्स हैं, लेट एक्स वाई हम लेते हैं R1 में, है ना, एक्स वाई R1 में, अगर आप ध्यान से देखो। ठीक है, डेफिनेशन क्या कहती है, अगर एक्स वाई R1 में है तो x माइनस बी क्या होगा, x माइनस वाई क्या होगा, इज डिविजिबल बाय 3, इज डिविजिबल बाय 3। देखो हमें प्रूफ करना है कि एक्स ए में हो, एक्स आर हमने लिया, अगर एक्स R1 में है तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा एक्स R2 में होना चाहिए, तभी R1 R2 का सबसेट होगा। तो मैंने क्या किया, एक्स वाई R1 में लिया, अब हम प्रूफ करेंगे एक्स वाई R2 में होना चाहिए। तो अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं तो R1 R2 का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे दिया हुआ है कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 3, तो वो कौन से एलिमेंट बनेंगे, एक्स वाई यहां पे क्या बनेगा। देखो अगर मैं 1 और 4 लूं और 9 लूं, आप देखो इनका आपस में डिफरेंस 1 4 का डिफरेंस 3, इसी तरह 4 9 का डिफरेंस 6, 3 भी 3 से डिविजिबल होता है और 6 भी 3 से डिविजिबल होता है। ठीक है, इसलिए मैंने 1 4 9 नहीं 7 7 7 7 1 4 7 लेते हैं, क्योंकि अगर 9 लेता तो 1 माइनस 9 8 आता, तो वो नहीं होता। अब आप चेक करो, इनका डिफरेंस 3, इनका डिफरेंस 3 और 1 7 का डिफरेंस 6 और 6 भी 3 से डिविजिबल होता है। ठीक है, इसी तरह हम दूसरा लेंगे और एक्स वाई दूसरा सेट क्या ले लो, दूसरा सेट लेंगे हम 2 5 और 8। पहले हमने लिया 1 4 7, अब हम ले रहे हैं 2 5 और 8। तो आप देखो इनका भी आपस में ये भी 3 से डिवाइड होंगे, इनका जो डिफरेंस आएगा वो भी 3 से आएगा। 2 माइनस 5 3 से डिविजिबल होता है, 5 माइनस 8 3 से डिविजिबल होता है, 2 माइनस 8 6 भी 3 से डिविजिबल होता है। ठीक है, और इसी तरह नेक्स्ट केस ले लो, एक्स वाई यहां लिखते हैं, यहां जगह नहीं है, इसको ना अच्छे से यहां लिखते हैं, एक्स वाई सबसेट ऑफ 147 और एक्स वाई सबसेट ऑफ 258 और तीसरा लेंगे एक्स वाई सबसेट ऑफ, यहां देखो हम क्या लेंगे 3 6 और 9। आप देखो इनका आपस में डिफरेंस कितना होगा, 3 माइनस 6
3 का डिविजिबल, 6 माइनस 3 3, 3 का डिविजिबल, 3 माइनस 9 6, 6 भी 3 का डिविजिबल होता है ना। तो आप देखो ये सारे एलिमेंट्स किस में आ गए हैं, ये R2 में, आप चेक करो, है ना। तो हम कह सकते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू R2। हमने एक्स वाई को कहाँ लिया था, R1 में, और एक्स वाई कहाँ मिला हमें, R2 में। तो हम कह सकते हैं R1 इज सबसेट ऑफ R2। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने ये प्रूफ कर दिया। अब नेक्स्ट हम ये प्रूफ करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम x लेंगे R2 में और प्रूफ करेंगे कि x R1 में आना चाहिए। ठीक है, तो लेट x यहां पे xy है, लेट xy बिलोंग्स टू R2। अब ये xy किस में आना चाहिए, R1 में। अब R2 देखो क्या कहता है, R2 की डेफिनेशन क्या है, ये पूरा लिख दो यहां पे, क्या बनेगा, xy सबसेट ऑफ 147 और xy सबसेट ऑफ 258 और xy सबसेट ऑफ 369। ठीक है, अब आप चेक करो क्या ये R1 में होगा, होगा ना, क्योंकि देखो सबका डिफरेंस, अगर आप डिफरेंस लोगे जैसे 3 1 माइनस 7 6, वो 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं ये सारे के सारे किससे डिविजिबल होंगे, 3 से। तो x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 3, है ना। इन सबका डिफरेंस 3 से डिविजिबल होगा। तो ये x माइनस वाई किस में था, R2 में, R1 में। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू R1, तो इसका मतलब R2 इज सबसेट ऑफ R1। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड R1 इक्वल टू R2। ये होगी हमारी एग्जाम्पल 43 कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 44 है हमारे पास। लेट f दिया हुआ है x टू y बी अ फंक्शन, डिफाइन अ रिलेशन r इन x गिवन बाय r दिया हुआ है ए बी, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, एग्जामिन वेदर r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर नॉट। देखो हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है एफ ए टू बी, ये रिलेशन है, हमें इसको इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। तो काफ़ी इजी है, मतलब देखना है कि इक्विवेलेंस ये है या नहीं है। तो वैसे तो ये इक्विवेलेंस होगा, मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। इक्विवेलेंस के लिए हमें क्या शो करना पड़ता है, ए, इसमें ए की एलिमेंट होगा। लेट ए बिलोंग्स टू आर नहीं, सेट क्या दिया हुआ है, एक्स, विच इंप्लाइज, देखो एक रिफ्लेक्सिव में ना सेम एलिमेंट होता है, तो आपको लिखना है एफ ऑफ ए, बी नहीं लिखना, यहां पे दूसरा भी ए है, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो ये होगा ना, तो हो गया। हम यहां पे क्या लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू आर इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देखो क्या होगा, सिमेट्रिक के लिए हमें यह प्रूफ करना पड़ता है अगर ए बी आर में है तो इसका उल्टा भी आर में होना चाहिए, बी ए भी आर में होना चाहिए। ठीक है, तो कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है। लेट ए बी बिलोंग्स टू एक्स। अब ये चीज गिवन लो और ये प्रूफ करो, देयरफॉर ए बी बिलोंग्स टू आर। देखो डेफिनेशन क्या कहती है, अगर ए बी आर में है तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा। हमें प्रूफ करना है बी ए बिलोंग्स टू आर, मतलब हमें उल्टा प्रूफ करना है, तो उल्टा लिख दो इसको, एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए, है ना। तो हो गया बी ए बिलोंग्स टू आर, आर हो गया सिमेट्रिक। अब अगला आ जाओ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या प्रूफ करना होता है, अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो प्रूफ करो ए सी आर में होना चाहिए, है ना। तो कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, ए बी सी बिलोंग्स टू एक्स। अब देखो देयरफॉर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ये चीज गिवन लेनी है, ठीक है, और ये प्रूफ करनी है, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर। डेफिनेशन क्या कहती है, अगर ए बी आर में है, जैसे हमने यहां लिया था, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी आया था, एंड
अगर ए सी बिलोंग्स टू आर है तो डेफिनेशन क्या कहती है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ सी। देखो एफ ऑफ ए बी के बराबर है और एफ ऑफ ए सी के बराबर है, तो एफ ऑफ, नहीं ये मैंने गलत लिख दिया ना, बी है यहां पे, ये बी है। अब देखो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है, एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ सी है, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ सी हो जाएगा। तो इसका मतलब ए सी बिलोंग्स टू आर, आर हो गया हमारा ट्रांजिटिव, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये होगी हमारी एग्जांपल कंप्लीट। इसमें जो एग्जाम्पल नंबर 45 है ना, ये हमारे सिलेबस से डिलीट है, ये बाइनरी ऑपरेशन की एग्जाम्पल है। इस बार रिड्यूस सिलेबस में तो डिलीट है ही है, लेकिन ये सीबीएसई में ही डिलीट हो चुका हुआ है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन सीबीएसई में क्या हो चुका हुआ है, डिलीट हो चुका हुआ है। इस बार के लिए नहीं, हमेशा के लिए। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 46, फाइंड, और ये इसमें भी डिलीट है, ये जो हमारा जेई मेंस जेई एडवांस होता है उसके लिए भी डिलीट हो चुका हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 46 है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 1 1 फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ। देखो क्या करना है, हमें नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन निकालने हैं ए टू ए, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू ए। तो इसके लिए आपने फॉर्मूला याद रखना है, इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है n फैक्टोरियल। क्या याद रखना फॉर्मूला, n फैक्टोरियल। तो देखो यहां पे n कितना है, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स है ना, तो ये बनेगा 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल को आपको पता ही है कैसे सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये बनेगा 3 2 6। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 47 पे। एग्जाम्पल नंबर 47 देखो क्या दिया है, लेट a इक्वल टू 1 2 3 देन शो दैट द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 2 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक इज 3। मतलब a सेट दिया हुआ है, तो हमें प्रूफ करना है कि अगर रिलेशन में ये दोनों एलिमेंट्स आएंगे तो वो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होने चाहिए, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होने चाहिए। और ये 3 का मतलब हो गया कि टोटल 3 रिलेशन ऐसे बनने चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे, टोटल कितने रिलेशन बनने चाहिए, 3। तो सबसे पहले a दिया हुआ है 1 2 3, इसके लिए आप क्या करो, a क्रॉस a निकालो पहले, इससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। a की वैल्यू लिखो, क्रॉस a, फिर से a की वैल्यू। अब a क्रॉस a कैसे निकालते हैं, 1 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर बनाना है, 1 1, फिर 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, इसी तरह फिर 2 का तीनों के साथ, 2 का 1, फिर 2 का 2 के साथ, और फिर 2 का 3 के साथ। ठीक है, अब 3 का तीनों के साथ, पहले 3 का 1 के साथ, फिर 3 का 2 के साथ, और 3 का 3 के साथ। अब हमें 3 रिलेशन ऐसे निकालने हैं, मतलब 3 ही होने चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो हमें यह बताना है कि 3 रिलेशन ऐसे होने चाहिए जिनमें ये और ये आए, वो रिफ्लेक्सिव भी हो ट्रांजिटिव भी हो, लेकिन सिमेट्रिक नहीं हो। देखो पहला R1 पे आ जाओ। देखो रिफ्लेक्सिव होने के लिए ना इन तीनों का ऑर्डर पेयर होना चाहिए सेम, मतलब 1 1 2 2 और 3 3, ये तो होना ही होना चाहिए, तभी रिफ्लेक्सिव होगा। अगर इनमें से एक भी मिस हो गया तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसलिए इसने यहां बोला है रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये कहता है कि ये दोनों एलिमेंट्स हर एक रिलेशन में आने चाहिए। तो यहां लिखो 1 2 और 2 3। ठीक है, जो जो यहां लिखते जा रहे हैं उसको टिक मारते जाओ। 1 2 देखो कहां है, 1 2 और 2 3। अच्छा, अब मुझे बताओ क्या ये रिलेशन, देखो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 2 का उल्टा 2 1 होना चाहिए। तो 2 1 तो इसमें नहीं है, तो ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाइड होगी, रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। अब हमें ट्रांजिटिव चेक करना पड़ेगा। ट्रांजिटिव क्या होता है, अगर ए बी और बी सी आर में है तो ए सी भी आर में होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको देखो, ए बी
बी सी, तो क्या आना चाहिए 1 3, है ना, ए सी। तो मेरे को ट्रांजिटिव बनाने के लिए यहां पे 1 3 भी ऐड करना पड़ेगा। समझ आई मेरी बात? ये बन गया ए बी बी सी, तो क्या आना चाहिए ए सी। अगर मैं यहां पे 1 3 ऐड नहीं करता तो ये ट्रांजिटिव नहीं होता। तो देखो अब ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, 2 3 का उल्टा भी 3 2 नहीं है, हर एक का उल्टा होना चाहिए। अब आ जाओ, ठीक है, सबका होना चाहिए उल्टा। R2 लेते हैं, दूसरा रिलेशन देखो क्या बनेगा। ये तीनों फिर से ऐड करो, 1 1, मतलब ये सारा लिखो, ये दोबारा से सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, 1 2 2 3 और 1 3। ठीक है, अब हमारे पास यहां पे और भी एलिमेंट्स बचे हैं ना, 1 2 3 4, तो हम ये भी ऐड कर सकते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, 1 3, ये और ये वाला ऐड कर रहे हैं, 3 1, सिर्फ ये ऐड किया। अब क्या देखो, ये रिफ्लेक्सिव है। एक सेकेंड, 1 3 तो हमने पहले से ऐड करके रखा हुआ है, इसमें मैंने सिर्फ 3 1 ऐड किया, सिर्फ 3 1। ठीक है, 1 3 क्योंकि पहले का था। अच्छा, अब क्या देखो, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3, वो तो है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि देखो 1 2 का उल्टा 2 1 तो है ही नहीं, तो सिमेट्रिक नहीं हुआ। हर एक का उल्टा होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अब क्या ये ट्रांजिटिव है? देखो, इसको ए पढ़ो, इसको बी पढ़ो, ये बी, इसको सी पढ़ो, तो क्या आना चाहिए, ए सी। ए सी क्या होगा, 1 1, तो 1 1 तो है यहां पे, है ना, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। लेकिन इन दोनों को, ये हर एक के लिए चेक करना पड़ता है आपको। तो अगर मैं इसको और इसको चेक करूं, 2 3 और 3 1 को चेक करूं, 2 3 और 3 1 को चेक करें, तो ये ए, ये बी, ये बी, ये सी, क्या आना चाहिए 2 1, लेकिन 2 1 यहां पे नहीं है, तो हमें इधर 2 1 भी ऐड करना पड़ेगा। तो हमें यहां पे कौन ऐड करना पड़ेगा, 2 1 भी ऐड करना पड़ेगा इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं, ट्रांजिटिव बनाने के लिए। तो देखो, ये चीज हमेशा याद रखो, हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होना चाहिए। ये नहीं है कि एक वैल्यू के लिए ट्रू हो गया तो अब कुछ बच्चे पता है क्या सोचेंगे, 1 2 का उल्टा 2 1 आ गया, ये तो सिमेट्रिक हो गया। लेकिन सर ने बोला कि सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। अरे 2 3 का भी उल्टा देखो ना, 2 3 का उल्टा है क्या, 2 3 का उल्टा क्या होता है, 3 2 होता है, तो वो थोड़ा यहां पे है ना। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है, सॉरी सिमेट्रिक नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, सिमेट्रिक नहीं हो गया। अब एक रिलेशन और लेते हैं, ठीक है, उसमें ये सारे लिखते हैं R1 वाले, 1 2 2 3 और 3 3, ये लिख दिए सारे, 3 3 नहीं 1 3। ठीक है, अगर मैं इसमें 1 2 का उल्टा 2 1 लिख दूं, तो क्या ये देखो ना, आप चेक करो, क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव? रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक है। देखो 1 2 का उल्टा 2 1 आ गया, लेकिन 2 3 का उल्टा 3 2 थोड़ा आएगा, तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक नहीं है। अब ए बी, ये इसमें और इसमें चेक, इसमें और इसमें चेक कर लो, ए बी बी सी, क्या आना चाहिए, ए सी, 1 1 आना चाहिए, 1 1 तो है इसमें। तो इसका मतलब यहां पे हम ये तीनों रिलेशन क्या है, नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू 3 हो गए। तो हम यहां लिख सकते हैं R1 R2 R3 आर रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, बट नॉट सिमेट्रिक। अगर जिसको ये नहीं क्लियर हुआ है, आप सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 की जो मेरी पहली वीडियो है ना, उसको समझो पहले, फिर जाके तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल नंबर 48 देखो क्या दिया है, शो डैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिलेशन इन दी सेट 1 2 3 कंटेनिंग 1 2 2 1 इज 2। मतलब कि हमारे पास एक सेट है 1 2 3 और उसमें अगर हम एलिमेंट्स ऐड करें तो इक्विवेलेंस रिलेशन सिर्फ 2 ही निकलने चाहिए। तो चेक करते हैं क्या 2 निकलेंगे। तो सबसे पहले ए ले लो 1 2 3, ए क्रॉस ए निकालो, ए क्रॉस ए क्या होगा, वो जो मैंने पीछे निकाला ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, 1 1 2 2 3 3, फिर 1 2, क्या आया था पीछे वाला, 1 1 1 2 2 3 3, चलो दोबारा पूरा ही निकालना पड़ेगा वैसे,
ए क्रॉस ए, 1 2 3 क्रॉस 1 2 3, ये आएगा 1 1 1 2 1 3, फिर 2 को दोनों के साथ करो 2 1 2 2 2 3, फिर 3 को तीनों के साथ 3 3, फिर 3 1 नहीं 2 3, 3 1 3 2 3 3। ठीक है, अब हमें दो इक्विवेलेंस रिलेशन बताने हैं, इसमें शो करने, दो से ज़्यादा नहीं आने चाहिए जो इक्विवेलेंस हो। देखो इक्विवेलेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होने चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए पहले 1 1 2 2 और 3 3 होना ज़रूरी है। ठीक है, अब ये कहता है कि हमें ये दो एलिमेंट्स ऐड करने हैं, सिर्फ ये दो, पहले ये दो ऐड करते हैं। अब आप चेक करो, अगर हमने ये दो ऐड किए तो क्या ये इक्विवेलेंस होगा? बिल्कुल इक्विवेलेंस होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए होना चाहिए हर एक का उल्टा, 1 2 का उल्टा 2 1, वो भी है। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव के लिए होना चाहिए ए बी बी सी, तो ए सी बी आर में होना चाहिए। आप चेक कर लो 1 2 2 1, ये हो गया ए बी बी सी, क्या आना चाहिए? ए सी। ए क्या है यहाँ पे? 1 और सी है 1, क्या 1 1 है इसमें? ये रफ था, ये मत लिखना, 1 1 है इसमें, तो एक ये मिल गया। ठीक है, ये इक्विवेलेंस है, इज इक्विवेलेंस। अब दूसरा रिलेशन लेते हैं, उसमें ये सारे लिख दो पहले, 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स बचे हैं, एक हमने ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये इसके बाद 2 1 भी लिख दिया, 1 2 भी लिख दिया। अब 1 2 3 4 बचे हैं। ठीक है, अगर मैं 1 3 लिखता हूं, अगर मैंने 1 3 लिखा तो मेरे को इसका उल्टा तो लिखना ही पड़ेगा, 3 1। अब चेक करो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, वो तो है। सिमेट्रिक के लिए हर एक का उल्टा, 1 2 का उल्टा 2 1, 1 3 का उल्टा 3 1, वो भी है। क्या ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव के लिए ना, ट्रांजिटिव हर एक के लिए होना चाहिए, ये नहीं कि एक के लिए चेक किया। तो जैसे ये देखो, ये लो 2 1 और 1 3। ठीक है, ये ए है, ये बी, ये बी, ये सी, क्या आना चाहिए? ए सी। ए सी क्या है यहाँ पे? 2 और 3। तो आप चेक करो 2 और 3 है इसमें? नहीं है, तो इसका मतलब मुझे 2 और 3 भी ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं 2 और 3 ऐड करता हूं तो इसका उल्टा भी ऐड करना पड़ेगा, 3 2। तो ये तो सारे ही आ गए वैसे, यहाँ पे देखो ना, 2 3 भी आ गया, 3 2 भी आ गया, तो इसमें सारे आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया इक्विवेलेंस। और इन जब सारे ही आ गए तो फिर कितने रिलेशन बने? 2 ही रिलेशन बने ना, तो नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू 2। ठीक है, इसके बाद जो एग्जाम्पल नंबर 49 है ना, ये जो 49 है ये भी बाइनरी ऑपरेशन की है, तो ये भी डिलीट है। ठीक है, ये भी डिलीट हो चुका हुआ है, सीबीएसई से ही डिलीट हो चुका हुआ है, तो ये तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाओ 50 पे, एग्जाम्पल नंबर 50 और एग्जाम्पल नंबर 2 रह गई है बस। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 50 क्या कहती है, कंसीडर द आइडेंटिटी फंक्शन आई एन एन टू एन define as in x equal to x for every x belongs to n, show that although in is onto but in plus n defined as equal to 2x is not onto। देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक मैपिंग है in n to n और ये डिफाइंड है in इक्वल टू in x इक्वल टू x। हमें इसको onto शो करना है। ठीक है, दूसरा बाद में पढ़ते हैं, हमें इसको शो करना है onto। देखो ऑन टू शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा इसकी कोडोमेन क्या। आप देखो इसकी कोडोमेन क्या है? नेचुरल नंबर है ना, तो इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज भी नेचुरल नंबर होगी। क्यों? क्योंकि देखो ना, अगर आप कोई भी एलिमेंट इसमें पुट करोगे, जैसे मान लो ये सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 अप टू सो 1, ये n है और इसकी कोडोमेन भी n है। ठीक है, 1 2 3 4 अप टू सो 1। जैसे मैं इसमें 1 डालूंगा, 1 का आंसर 1 आएगा, 2 डालूंगा, 2 का भी 2 आएगा, 3 डालूंगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ऐसी 5 आएगा। ये जो पूरा सेट होता है ना, इसको कोडोमेन कहते हैं, इसको कोडोमेन कहते हैं। और जो प्री इमेज बन रही है वो रेंज होती है। नहीं समझे? जैसे ये है ना ए बी सी डी, अब मान लो यहाँ पे है ए बी सी, ये ऐसे बन रहा है। ये जो है ना ए बी सी डी, ये पूरा सेट,
ये कोडोमेन है, ठीक है। तो रेंज क्या होगी, रेंज होगी जिसकी प्री इमेज बन रही है ए बी सी, तो यहाँ पे होगी रेंज हो जाएगी ए बी सी। लेकिन आप देखो हर एक की प्री इमेज बनेगी, है ना, तो इसका मतलब रेंज भी इसकी नेचुरल नंबर होगी। अगर रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए तो फंक्शन ऑन टू हो जाता है, तो आई एन हो गया ऑन टू, ठीक है। अब इसके साथ दूसरा पार्ट देखो क्या कहता है इसका। दूसरा पार्ट कहता है कि हमें शो करना है कि ये जो फंक्शन 2x है ये ऑन टू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऑन टू कैसे नहीं होगा, देखो एग्जाम्पल देनी पड़ेगी इसके लिए। आई एन प्लस आई एन इज नॉट ऑन टू, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, आई एन प्लस आई एन एक्स आई एन एक्स प्लस आई एन एक्स किसके बराबर दिया हुआ है, ये 2x के बराबर। हमें इसको नॉट ऑन टू शो करना है। देखो ये n सेट आ गया, ये n सेट आ गया, इसमें 1 2 3 4 5 सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। देखो जब आप इसमें 1 डालोगे, 1 2 1 जा 2, तो 1 की इमेज 2, 2 डालो, 2 डालेंगे, 2 2 जा 4, 2 की इमेज 4, 3 डालोगे, 2 3 जा 6, 4 डालोगे 8, इसी तरह 5 डालोगे 10। देखो ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। देखो अगर आप 1 की प्री इमेज नहीं बन रही, 3 की नहीं बनेगी, 5 की नहीं बनेगी, इसी तरह 7 की नहीं बनेगी। ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए, इस सेट की हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। अगर एक की भी नहीं है तो ऑन टू नहीं होगा। तो हम यहां लिखेंगे लेट 1 बिलोंग्स टू ये वाला सेट n, बट 1 हैज नो प्री इमेज, इस वाले सेट में नो प्री इमेज इन n, तो आई एन प्लस आई एन इज नॉट ऑन टू। तो ये होगी हमारी एग्जाम्पल 50 का प्रूफ। एग्जाम्पल नंबर 51 है हमारे पास। कंसीडर अ फंक्शन f 0 to pi by 2 r गिवन बाय f of x इक्वल टू साइन एक्स, g दिया 0 to pi by 2 to r गिवन बाय g of x इक्वल टू cos x, शो दैट f and g are 1 1 बट f प्लस g इज नॉट 1 1। देखो कैसे करेंगे, f दिया हुआ है हमारे पास 0 to pi by 2 to r, f of x दिया हुआ है साइन x, इसको हमें 1 1 प्रूफ करना है। देखो 1 1 का क्राइटेरिया क्या होता है, 1 1 का क्राइटेरिया होता है अगर f of x इक्वल टू f of y हो तो प्रूफ करो x इक्वल टू y। एक क्राइटेरिया ये होता है किसके लिए, 1 1 के लिए। दूसरा क्राइटेरिया ये होता है कि अगर x और y बराबर नहीं है तो f of x और f of y भी बराबर नहीं होने चाहिए। तो हम यहां पे ना ये वाला क्राइटेरिया यूज करेंगे। क्यों देखो अगर आप इसमें से कोई भी दो वैल्यू लो, कोई भी दो वैल्यू लो, फॉर एग्जाम्पल 0 और पाई बाय 2 ले लो, ठीक है, ये दोनों ले लो। क्या 0 और पाई बाय 2 बराबर होते हैं, बिल्कुल बराबर नहीं होते ना, इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2। अगर x और y बराबर नहीं है तो हमें देखना है क्या f of x और f of y बराबर होंगे। तो पहले f of 0 निकालो, आपने यहां 0 डालना है, साइन 0 0 होता है, फिर f of पाई बाय 2, यहां x की जगह पाई बाय 2 डालना है, साइन पाई बाय 2 1 होता है। तो इसका मतलब एक 0 आया एक 1 आया, तो f of 0 इज नॉट इक्वल टू f of 1। तो इसलिए हम ये वाला क्राइटेरिया यूज करेंगे, क्योंकि यहां पे तो कोई बराबर आएगा ही नहीं पॉइंट, आप कोई भी डाल लोगे ना तो f of x इक्वल टू f of y तो बनेगा नहीं। तो 1 1 के लिए क्या करेंगे, आपने क्या लिखना है, लेट कोई दो एलिमेंट्स लेने हैं x और y, कहां पे, डोमेन में, बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2। अब हम लिखेंगे x और y देखो बराबर नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी दो एलिमेंट लोगे वो इक्वल तो होंगे नहीं, 0 लोगे 45 लोगे तो इक्वल नहीं होंगे। तो x इज नॉट इक्वल टू y। अगर x और y बराबर नहीं है तो दोनों तरफ साइन लगा दो, दोनों तरफ साइन लगाया तो साइन x और साइन y भी बराबर नहीं होंगे, ठीक है। अगर आप डिफरेंट, जैसे यहां देखो मैंने बताया आपको, तो साइन x देखो किसके बराबर है, f of x के बराबर, और साइन y किसके बराबर होगा, x की जगह यहां y डाल दो, क्या बनेगा, f of y। तो f हो गया हमारा 1 1। इसी तरह सेम आपको
जी के लिए करना है। अब जी देखो क्या दिया हुआ है, 0 to π/2 टू आर, और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स दिया हुआ है cos x। अब हमें इसके लिए भी यही सेम प्रोसेस लगाएंगे, ठीक है। तो यहां भी ऐसे लिखेंगे, लेट x इज नॉट इक्वल टू वाई, या पहले लिखो लेट एक्स वाई, दो एलिमेंट लो इसमें, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू 0 to π/2। तो यहां भी वैसे ही लिखो, देयरफॉर x और y बराबर नहीं होंगे, क्योंकि 0 और π/2 के बीच में दोनों वैल्यू अलग ही लोगे। तो क्या आएगा, g ऑफ x, दोनों तरफ cos लगा दो, cos x इज नॉट इक्वल टू cos y। तो cos x क्या है, g ऑफ x, और cos y हो जाएगा g ऑफ y। तो इसका मतलब g हो गया 1 1। अब नेक्स्ट हमें कहता है कि f प्लस जी जो है 1 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, f प्लस जी का सम करना है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, f ऑफ x प्लस g ऑफ x, f प्लस g इज नॉट 1 1, ऊपर हेडिंग डाल देते हैं, ठीक है। तो f ऑफ x देखो किसके बराबर दिया हुआ है, साइन x, f ऑफ x साइन x है ना, और g ऑफ x क्या है, cos x। अब ये कहता है 1 1 नहीं होंगे, तो एग्जाम्पल देनी पड़ेगी, जो चीज नहीं होती ना उसके लिए एग्जाम्पल देनी पड़ती है। तो सबसे पहले 0 लो, f प्लस जी 0, यहां 0 डालो, तो ये बनेगा साइन 0 प्लस cos 0। साइन 0 कितना होता है, 0, cos 0 1 हो गया, ठीक है। इसी तरह 90 लेते हैं अब, f प्लस जी π/2, यहां π/2 डालो, ये बनेगा साइन π/2 प्लस cos π/2। साइन 90 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू 0, तो आ गया 1। अगर आप देखो दोनों का आंसर सेम आ गया, तो इसका मतलब f प्लस जी 0 इक्वल टू f प्लस जी π/2, है ना। तो देखो हमारी 1 1 के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, अगर f ऑफ x इक्वल टू y आ जाए तो x इक्वल टू y होना चाहिए। तो देखो अगर f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y आ जाए, तो ये x है ये y है, तो क्या इसका मतलब 0 इक्वल टू π/2 होना चाहिए। क्या 0 और 90 डिग्री बराबर होते हैं, नहीं होते। तो ये कंडीशन को ये फेल होगी कंडीशन, तो f प्लस जी इज नॉट 1 1। ये होगी हमारी एग्जाम्पल 51 कंप्लीट, और चैप्टर की एग्जाम्पल्स भी होगी कंप्लीट।